साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी मेरे कत्ल में तुम्हारा हाथ था। आइए कहानी सुनते हैं। खाना खाते हुए भैया ने पूछा, शाम को तुम्हारा कोई खास प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं तो क्यों? सोच रहा था मेरे साथ बीना भाभी को देखने अस्पताल तुम भी चलती। क्यों, बीमार है क्या? और हो भी तो मैं नहीं सोचती कि मेरा जाना जरूरी है। हम लोगों के संबंध कभी मधुर नहीं थे। फिर भी शीतल, तुम्हें जाना चाहिए, भाभी ने कहा। वे सचमुच बहुत बीमार है। अगली बार आओ तो शायद उन्हें देख भी ना पाओ। यूं ही दिल में मलाल रह जाएगा। मलाल तो खैर मुझे क्या होना था, पर भैया की खातिर हाँ करनी पड़ी। प्रमोद भैया भले ही भैया के दोस्त थे, पर दोनों में सगे भाइयों जैसा प्यार था। प्रमोद भैया की शादी से पहले दोनों घरों में खूब अपनापन था, पर वीना भाभी के आगमन से सब बदल गया। उनके खून के रिश्ते ही बिखर गए तो हमारी क्या बिसात थी। पर हाँ, भैया लोगों की दोस्ती वैसी ही बनी रही। बहुत बेमन से मैं भैया के साथ अस्पताल गई थी, पर वहां जाकर जो देखा उसके लिए मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थी। वीना भाभी तो बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी। एक समय अपने रूप के लिए, रौब दाब के लिए, नफासत और अभिजात्य के लिए प्रसिद्ध महिला का कहीं अता पता न था। सामने पलंग पर उनकी छाया भरी थी। भाभी, देखो आपसे मिलने कौन आया है, भैया ने अतिरिक्त उत्साह के साथ कहा। भाभी ने धीरे से आंखें खोली। मुझे पहचानने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। फिर उनके श्रीहीन चेहरे पर परिचय की हल्की मुस्कान उभरी। क्षीण स्वर में बोली, ओहो, ननंद रानी आई है। कैसी हो शीतल? मैं ठीक हूं भाभी, आप कैसी हैं? मैंने एक बेतुका सा सवाल किया। देख तो रही हो, उन्होंने फीकी हंसी के साथ कहा और फिर आवाज दी, मोहित, इधर आओ बेटे। खिड़की के पास गुमसुम सा बैठा युवक पास आया। बुआ को प्रणाम करो बेटे, ये शीतल बुआ है, जया बुआ की सहेली है। उसने चुपचाप मुझे और भैया को प्रणाम किया। ये बड़ा वाला है? नहीं, रोहित तो कॉलेज गया है। उसकी एमबीए की क्लासेस शाम को लगती है। दिन में वह ड्यूटी देता है, तब इसका कॉलेज होता है। क्या कर रहे हो? मैंने मोहित से पूछा। जी, बीई इलेक्ट्रॉनिक्स। और बड़े ने क्या किया है? आईआईटी किया है, अब एमबीए कर रहा है। मेरे प्रश्नों का कोटा समाप्त हो गया था। दरअसल और बातें करने के लिए कोई सूत्र ही नहीं मिल पा रहा था। जया मेरी सहेली थी, उसके हालचाल पूछ सकती थी, पर दोनों ननंद भौजाई में जो प्रेम था मैं जानती थी, इसलिए पूछते भी संकोच हो रहा था। वैसे भी अस्पताल में मेरा दम घुटने लगता है, मन भागू भागू करने लगता है, इसलिए जैसे ही भैया ने चलने का प्रस्ताव किया मैं एकदम उठ खड़ी हुई। अच्छा भाभी, अब चलती हूँ, अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक तो अब क्या होना है, पर तुम आई, अच्छा लगा। लौटते हुए मैंने पूछा, भैया आखिर उन्हें हुआ क्या है? कैंसर, बोन कैंसर। पर कैंसर तो कहते हैं अब लाइलाज नहीं रहा। कहते तो सब ऐसा ही है। पिछले साल घुटने का ऑपरेशन भी हुआ था, तब बड़ी आशा बंध गई थी, पर इस साल वो सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है वह फैल गया है। वह तो बड़ा खतरनाक होता है, एकदम लास्ट वार्निंग ही समझो। वही तो, प्रमोद बेचारा बड़ा परेशान है। बच्चों की ओर तो देखा नहीं जाता। डॉक्टर ने तो कह दिया है कि घर ले जाइए, जो कुछ होना है अपने घर में ही होने दीजिए। पर घर पर देखने वाला कौन है? कम से कम यहाँ समय पर दवा दारू तो हो जाती है। चाची जी कहाँ हैं? माया के पास है, और वे होती भी तो क्या कर लेती। ये सेवा टहल उनके बस की बात नहीं है। वैसे भी भाभी से उनकी कभी बनी नहीं। बहनें भी सब अपने अपने घरों में हैं। नर्सिंग होम में रखना मजबूरी है। बिल भरते समय भगवान याद आ जाता है। लेकिन बच्चे बड़े समझदार है। बड़े का मैनेजमेंट के लिए बैंगलोर में दाखिला हो गया था, पर वह नहीं गया। उसने कहा, इस समय मैं मम्मी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, एमबीए यहीं किसी कॉलेज से कर लूंगा। भैया और भी बहुत कुछ कहते रहे,
दरअसल वे प्रमोद भैया के इतने निकट थे कि उनके हर सुख दुख को अपना ही समझते थे। मैं उनकी पीड़ा को उतनी शिद्दत से अनुभव नहीं कर पा रही थी, बल्कि मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। भैया के सामने तो कहने का साहस नहीं हुआ, पर घर आकर मैंने भाभी से कहा, भाभी, मौत सामने आकर खड़ी हो जाती है तो इंसान कितना बदल जाता है, एकदम जमीन पर आ जाता है। ऐसा क्यों कह रही हो? आज तो बिना भाभी मुझे ननंद रानी कहकर बुला रही थी, बेटे को भी बुलाकर प्रणाम करवाया। कहाँ तो उन्हें मुझे ननंद कहने में भी ऐतराज था। वो पुरानी बात हो गई है, पर भूलती तो नहीं है ना भाभी? आपको शायद मैंने कभी बताया भी नहीं होगा। एक बार वे स्टाफ रूम में बैठी थी, दूसरे दिन राखी थी। मैं पूछने चली गई, भाभी कल कितने बजे आना है? उन्होंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, जब तुम्हें फुर्सत हो आ जाना। और जैसे ही मैं कमरे से बाहर हुई, अपनी सहकर्मी से बोलने लगी, घर में 3-3 मौजूद है, फिर भी हमारे साहब का मन नहीं भरता। दोस्तों की बहनों से भी राखी बंधवाते हैं, इन्हें तो सिर्फ राखी बंधवानी होती है, पर नंदों को नेक देते देते मेरा तो दिवाला निकल जाता है। सच कहती हूँ, उस दिन के बाद मैंने प्रमोद भैया को राखी बांधना छोड़ दी। मजे की बात तो ये कि उन्होंने भी कभी इसरार नहीं किया। शायद घर से इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी। तुम्हारा कहना ठीक है बिन्नी, तुम्हें बुरा लगना भी स्वाभाविक है, पर अक्सर होता है कि हम एक ही पक्ष की बात जानकर अपनी राय बना लेते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, जिसे हम कभी देखते नहीं हैं। आपने देखा है? हाँ, और इसलिए जानती हूँ कि यह महिला सास नंदों से कितनी आक्रांत थी या है। वो क्या आक्रांत होगी भाभी, बल्कि उनकी वजह से पूरा घर परेशान था। जया छाया ऐसे ऐसे किस्से सुनाती थी कि क्या बताऊं। जब आप शादी होकर आई थी ना, तो कुछ दिन तक मैं आपसे भी खौफ खाती थी, पर थैंक गॉड आप उन जैसी नहीं थी। मैं वही तो कह रही हूँ, तुमने वही सुना है जो तुम्हें जया छाया ने बताया है। भाभी की व्यथा से तुम्हारा परिचय कब हुआ है? आपका हुआ है? पहले तो नहीं हुआ था, तब मैं भी तुम ही लोगों की जमात में थी। उन्हें देखने से पहले मैंने उनके चर्चे सुन रखे थे, इसलिए मन में एक धारणा बन गई थी। उन्हें देखकर वह बदली नहीं, बल्कि और दृढ़ हो गई। वे बहुत दूर की चीज लगती थी, सबसे अलग, सबसे कटी हुई। वैसी ही थी वो। हाँ, पर इस बीमारी में जब वे बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, तब कई बार उनके पास बैठने का मौका मिला। धीरे धीरे उनकी मन की गांठ खुलती गई। तब पता चला कि उनके मन में कितनी पीड़ा है, व्यथा है, शिकायतें हैं। उन्हें समझने का कभी किसी ने प्रयास ही नहीं किया, प्रमोद भाई साहब ने भी नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा शिकायत तो उन्हें पति से ही है। और शीतल, पति अगर साथ दे तो औरत दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकती है, लेकिन भाई साहब ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि ये उपेक्षा ही की। औरत सारी दुनिया की उपेक्षा सह सकती है, पर पति की उपेक्षा बहुत भारी पड़ती है। पति की सहानुभूति हो तो बड़े से बड़ा दुख भी छोटा लगता है, लेकिन अगर यह पता लग जाए कि अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी है, तो औरत का आक्रामक हो जाना स्वाभाविक है। ठीक कह रही हूं ना मैं? शायद। रात भाभी के पास लेटे लेटे फिर वही चर्चा चल पड़ी। मैंने कहा, भाभी, आप जो शाम को कह रही थी कि बीना भाभी नंदों से आक्रांत थी और इसलिए मुझसे भी कभी ठीक से पेश नहीं आई, तो बताओ, नंदों ने ऐसा क्या सितम कर दिया? वे तो बेचारी हमेशा बिसूरती रहती थी कि हमारे पिताजी हमें दूसरों की दया पर छोड़ गए हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग इसी को तो कहते हैं। इसी के चलते प्रमोद भाई साहब की शादी नहीं हो पा रही थी। माया दीदी की तो कैसे भी हो गई, पर उनकी अम्मा जी चाहती थी कि दोनों छोटी भी निपट जाए, तब इसकी शादी हो। तो क्या बुढ़ापे में शादी करने का इरादा था? यही तो, वे सारे रिश्ते दरवाजे से ही लौटा देती थी, और भाई साहब बेचारे कुछ कह नहीं पाते थे। यह रिश्ता उनके ताऊ जी की तरफ से आया था। उन्होंने चाची जी को खूब फटकार लगाई थी। बोले, क्या पैसे का रोना लेकर बैठी हो? नौकरी वाली बहू आ रही है, अब ऐश करना।
दोनों मिलकर तुम्हारा घर भर देंगे। खैर, मजबूरी में शादी तो करनी पड़ी, पर उनके मन में शुरू से ही यह बात बैठी हुई थी कि वह हमारा हक छीनने आई है। माँ बेटियां जैसे एक मोर्चा खुलकर बैठ गई। बीना भाभी को पहला झटका तब लगा जब वे लोग हनीमून से लौटे थे। जाते समय भाई साहब अलमारी की चाबियां अपनी अम्मा को सौंप गए थे। लौट कर आए तो पता चला 2-3 साड़ियां गायब है। पूछने पर पता चला कि इस दरमियान लड़कियों को कई शादी में जाना पड़ा, वही पहन कर गई थी। इसमें नई बात क्या है भाभी, यह तो हर घर में होता है। कपड़ों के मामले में अक्सर लड़कियां भाभीयों पर निर्भर करती है। माओ के पास तो वैसी साड़ियां नहीं होती। मैंने भी तो कई बार आपसे मांगी है। मांग कर पहनी है ना, खुद से तो नहीं निकाली कभी। बाप रे, खुद से निकालती तो माँ मेरे प्राण ही ले लेती। और बात केवल साड़ियों तक ही सीमित होती तो बात क्या थी। वहां तो आए दिन ड्रेसिंग टेबल पर धावा बोल दिया जाता था। कभी लिपस्टिक गायब होती तो कभी नेल पॉलिश, कभी आईलाइनर नहीं मिलता तो कभी फाउंडेशन नदारत होता। उस पर अम्मा जी डंके की चोट पर कहती कि हमारी लड़कियां ये सब चोचलेबाजी नहीं करती। हमने तो कह दिया है, भगवान ने जैसा बनाया है वैसी रहो, होठ मुंह रंगने की जरूरत नहीं है। क्या बात करती हैं, हर फंक्शन में जया छाया ऐसी बन सवर कर आती थी कि मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाता था। उस समय मेरे पास तो यह सब नहीं होता था ना। अरे, वे सब लोग अपनी अम्मा से छुपाकर लगाती थी, पर्स में डालकर ले जाती थी और सहेली के वहां बैठकर श्रृंगार करती थी। बाप रे, इतनी हिम्मत थी तो वे लोग हिम्मत वाली, इसमें कोई शक नहीं। पर उनकी वजह से बीना भाभी तो बेचारी परेशान हो गई। पति की नाराजगी के बावजूद उन्होंने अलमारी लॉक करना शुरू कर दिया, पर कमरा तो बंद नहीं कर सकती थी ना। बड़े अरमानों से अपना ड्रेसिंग टेबल सजाया था उन्होंने, पर हार कर महंगे प्रसाधन ताले में डाल दिए जाते। मेज पर बस रोजमर्रा की काम चालू चीजें रखी होती। इस बात की भी खूब आलोचना हुई। मेरी तो यह समझ नहीं आता कि भाभी की अनुपस्थिति में कमरे में जाने की जरूरत क्या है। हमारी तो कभी हिम्मत नहीं पड़ी, माँ का सख्त आदेश था। तभी तो उस छोटे से घर में भी हमें प्राइवेसी मिल गई थी। हर औरत को चाहिए कि घर में उसका एक छोटा सा कोना हो। इसे चाहने में गलत क्या है, पर उन लोगों ने इस बात का इशू बना दिया। अरे, वे लोग ऐसी ऐसी किस्से सुनाती थी कि मुझे तो भाभी नाम से ही डर लगने लगा था। आप जब शादी करके आई थी तो मैं कितने दिन तक आपसे कटी कटी रहती थी, याद है? भाभी मेरी बात सुनकर हंस दी। यही तो होता है, इधर उधर की बातें सुनकर हम अपनी राय बना लेते हैं, जो अक्सर गलत होती है। अरे हाँ, तुम्हें कमरे का किस्सा तो सुनाया ही नहीं। कौन सा? बीना भाभी का कमरा तो पंचायती कमरा बन गया था। जया छाया वहां बैठकर कैरम खेलती, म्यूजिक सुनती या पढ़ते पढ़ते बिस्तर पर ही सो जाती। कई बार बीना भाभी कॉलेज से लौटकर आराम करने को तरस जाती। एक बार तो गजब ही हो गया। कैसे? मैंने उत्सुकता पूर्वक पूछा। एक दिन वे कॉलेज से लौटी तो देखा भाई साहब सो रहे हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। आप आज ऑफिस नहीं गए क्या? तबीयत तो ठीक है। यूं कहते कहते वे भाई साहब का माथा छूने ही जा रही थी कि दरवाजे पर कोई है। देखा तो तीनों बहनें वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। तीनों? हाँ, माया दीदी भी उन दिनों आई हुई थी। भाभी को उन लोगों की यह हरकत बड़ी नागवारा गुजरी, पर अपने को जब्त करते हुए उन्होंने कहा, मैं जरा कपड़े बदल लूं। और जैसे ही वे दरवाजा बंद करने को हुई, माया दीदी आंखें मटकाते हुए बोली, भाभी, दरवाजा बंद तो कर रही हो, पर बच के रहना, भीतर तुम्हारे नंदोई लेटे हैं। क्या बात करती हैं? तुम्हें भी आश्चर्य हो रहा है ना शीतल? सोचो भाभी की क्या दशा हुई होगी। वे तो सन्न रह गई, बड़ी मुश्किल से इतना ही कह पाई, नंदोई, ये कब आए? इस पर माया दीदी ने कहा, आज सुबह ही तो आए हैं, रात भर के जगे हैं, उन्हें आराम कर लेने दो, कपड़े बाद में बदल लेना। भाभी बोली, बेशक आराम करे, पर मेरे कमरे में क्यों? इतना सुनना था कि अम्मा जी एकदम फट पड़ी।
तो जमाई को कहाँ सुलाएं? बैठक में या हम बगल में लेकर लेटें? घर का सबसे अच्छा कमरा तो तुमने हथिया लिया है। अब मेहमान कहाँ उठेंगे बैठेंगे? रसोई में? खूब चकचक हुई। माया दीदी बहुत रोई कि मेरे पति का अपमान हो गया। उस गुस्से में उन्होंने साल भर तक इधर का रुख नहीं किया। भाई साहब अलग नाराज हुए कि तुमने बात का बतंगड़ बना दिया। माँ बहन के प्रेम में वे इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें उनकी कोई बात गलत लगती ही नहीं थी। मैं तो सुनकर स्तब्ध रह गई। इस तरह के माहौल में कोई कैसे रह सकता है? छोटे घर में भी मेहमानों को एडजस्ट किया जाता है, पर उसका भी एक तरीका होता है। आमतौर पर लोग नव दंपति को डिस्टर्ब नहीं करते। भाभी ठीक कह रही थी। हम लोग सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं और राय बना लेते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। जो लोग अपने दुखों का ढिंढोरा पीटते हैं, सहानुभूति बटोर लेते हैं, पर जो लोग चुपचाप सहन करते जाते हैं, वे गलतफहमी का शिकार होते हैं। बीना भाभी ने शायद सहने की हद कर दी थी, जिसे मन तो झेल गया पर शरीर नहीं झेल पाया। दोपहर में भाभी ने एकाएक पूछा, आज किसी सहेली के यहाँ नहीं जाना है क्या? किसके यहाँ जाऊं भाभी? यहाँ है ही कितनी। जो 2-3 यहाँ ब्याही है उनके यहाँ मैं हो आई हूँ, बाकी सब मेरी तरह बाहर ही हैं। पिक्चर जाओगी? पड़ोस की सुषमा से पूछती हूँ। पिक्चर देखना होगी तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। सुषमा को बोर क्यों करूं? चलो भाभी, आज यही करते हैं। भैया तो कल 9 बजे आएंगे। आज हम दोनों मस्ती करते हैं, पिक्चर देखेंगे, फिर कहीं खाना खाएंगे और देर रात घर लौटेंगे। मेरा उत्साह जैसे ही फूट पड़ा था। इसी बहाने मैं भाभी को ट्रीट देना चाहती थी। भैया के सामने यह संभव नहीं हो पाता, पर उत्साह का लेश मात्र भी उनके चेहरे पर नहीं दिखा, बल्कि वह थोड़ी असमंजस में ही लगी। क्या बात है भाभी, एनी प्रॉब्लम? वे संकोच से भरकर बोली। सोच रही थी एक बार नर्सिंग होम हो आती हूँ। 3-4 दिन से गई नहीं हूँ। कल तुम जा रही हो, इसलिए कल भी जाना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी? नहीं रे, सोचा घर में अकेली बोर हो जाओगी। आज तुम्हारे भैया भी नहीं हैं। अच्छा, अगर मैं साथ चलूं तो कोई हर्ज है? चलोगी? उन्होंने हुलसकर कहा। तब तो बड़ी अच्छी बात है। अकेले जाते वैसे भी अच्छा नहीं लगता, पर उस दिन तुम बड़े बेमन से गई थी, इसलिए पूछते संकोच हो रहा था। उस दिन प्रमोद भैया से भी मुलाकात हो गई। बड़े थके थके से लगे, पर मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उनके साथ एक सुदर्शन युवक था। मैंने पूछा, ये रोहित है? नहीं, यह माया का बेटा है, सुनील। प्रणाम करो बेटे, ये तुम्हारी शीतल मौसी है। ये माया का बेटा है? पता है, बचपन में हम इसे गोलू कहते थे। खूब गोल मटोल था ये। अब तो इसके यहाँ भी एक गोलू आने वाला है। अरे, इसकी शादी भी हो गई। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बच्चों को देखकर ही तो पता चलता है कि हम कितने बूढ़े हो गए हैं, प्रमोद भैया ने कहा। सुनील ने बेसब्र निगाह घड़ी पर डाली और बीना भाभी से बोला, अच्छा मामी, मैं चलता हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, अगली मुलाकात घर पर ही होगी। अच्छा बेटे, उन्होंने शीर्ण मुस्कान के साथ कहा। अपने मम्मी पापा से नमस्ते कहना, नानी जी से मेरा प्रणाम कहना और बहू से मेरा प्यार देना। जी। और हम सबको प्रणाम कर वह बाहर निकल गया। प्रमोद भैया बोले, अभी तो तुम लोग हो ना, मैं इसे छोड़कर अभी आता हूँ। उनके जाते ही भाभी ने पूछा, नानी जी क्या अभी वहीं जमी हुई है? मैं तो सोच रही थी सुनील उन्हें छोड़ने आया है। छोड़ने तो नहीं आया, पर कह रहा था कि मामा इन्हें जल्दी बुला लो, बहुत कलेश कर रही है, सब लोग त्रस्त हो गए हैं। मतलब वही पुरानी आदत, कहीं सास बहू में लड़ाई बुझाई कराती है, कभी माया को पति के खिलाफ भड़काती है, तो कभी बाप बेटे में अनबन करा देती है। छी, चाची जी को कम से कम बेटी के यहाँ तो संयम बरतना चाहिए। कहा ना छोटी, आदत से लाचार है वे। हम दोनों में तो लड़ाई कराती ही रहती थी, पर उन्होंने मेरे बच्चों को भी नहीं बख्शा। वे तो मैं सतर्क थी,
और बच्चे समझदार थे, नहीं तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते। बोलते बोलते वे हाफ गई, थोड़ी सांस भरकर बोली, इतने दिन तक तो माया हमें उपदेश पिलाती थी, पर अब जब खुद पर पड़ी है तो उसे समझ में आ रहा है। वैसे भी उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए, मैंने कहा। घर पर देखने वाला कोई नहीं है, बच्चे बेचारे अपनी पढ़ाई करेंगे कि घर देखेंगे। अरे वो नहीं है, यही अच्छा है। कम से कम लोग चैन से जी तो रहे हैं, आकर कौन सा तीर मार लेगी। काम धाम तो उनसे कुछ होता नहीं है, जबान जरूर कैंची की तरह चलती रहती है। मेरा कलेजा तो पहले ही छलनी कर चुकी है, अब और सहने की ताकत नहीं है। वे थोड़ी देर चुप रही, फिर भीगी सी आवाज में बोली, आजकल उन्होंने नया ही राग आलापना शुरू कर दिया है। कहती है, मुझे और मेरी बेटियों को जो दुख दिया है ना, वही सामने आ रहा है। कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई और आंखें छलछला आई। मैं और भाभी दोनों स्तब्ध रह गए। छी, ऐसी भी कोई बोलता है? हारी बीमारी किसे नहीं होती। भाभी निशब्द सांत्वना में उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगी। मैंने उनके दोनों हाथ सहलाते हुए कहा, आप तो उनका स्वभाव जानती है, फिर क्यों उनकी बातों को दिल पर लेती हैं? क्या करूँ रे, उन्होंने उसास भरकर कहा। शरीर के साथ साथ अब मन भी कमजोर हो चला है। उसी समय एक युवक ने कमरे में प्रवेश किया और वहां का दृश्य देखकर ठिठक गया। वह रोहित था। बेचारा एकदम घबरा गया। बोला, क्या बात है मम्मी, बहुत तकलीफ हो रही है, सिस्टर को बुलाऊं? उन्होंने इशारे से मना कर दिया तो वह हम लोगों की ओर देखने लगा। मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, हम लोग जरा पुरानी यादों में खो गए थे तो उदास हो गए। फिर भाभी ने परिचय कराया, ये तुम्हारी शीतल बुआ है, पहचाना? उसने मुझे नमस्कार किया और माँ से पूछा, पापा कहाँ हैं? उसके स्वर से साफ जाहिर हो रहा था इस समय पापा की अनुपस्थिति उसे अच्छी नहीं लगी। वे सुनील को छोड़ने गए हैं, बीना भाभी ने कहा। उन्हें छोड़ने जाने की क्या जरूरत थी? सुनील भैया क्या छोटे बच्चे हैं? पापा भी कमाल करते हैं। अब वो बेचारा इतनी दूर से मुझे देखने आया था तो? उसका स्वर एकदम तल्लक था। पापा को पता था कि आज मोहित का सबमिशन है, उसे देर होगी, पर अभी तक घर नहीं लौटा है। मेरा प्रोफेसर गुप्ता के साथ अपॉइंटमेंट था, वो तो आपकी दवाइयाँ देनी थी, इसलिए यहाँ आया हूँ, नहीं तो मैं सीधा क्लास ही चला जाता। अच्छा ही हुआ जो आ गया, पापा के भरोसे रहता तो आनंद ही था। उसके हर शब्द में रोष जैसे फूट पड़ रहा था। भाभी ने शांत करते हुए कहा, रोहित बेटे, तुम्हारे पापा तो नहीं जा रहे थे, मैंने ही उनसे कहा कि वे हो आए, हम लोग तो यहाँ है ही। और बेटे, तुम भी निश्चिंत होकर अपनी क्लास अटेंड करो, आज हमें घर जाने की जल्दी नहीं है। तुम्हारे चाचा जी टूर पर गए हैं, घर में हमारा ही राज है। रोहित ने एक बार अपनी माँ की ओर देखा। जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बोला, तो मैं चलता हूँ, पर आप ज्यादा बात नहीं करेंगी, सिर्फ सुनेंगी, प्रॉमिस? प्रॉमिस, उन्होंने मुस्कुरा दिया। रोहित आश्वस्त होकर चला गया तो बोली, पागल, हमेशा मुझे बोलने के लिए मना करता है। अरे मैं बोलूंगी नहीं तो मेरी छाती फट जाएगी, इतना दुख कलेजे पर लाद कर तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। भाभी ने बात बदलने की गरज से कहा, रोहित बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है ना, कमजोर है ना, इसलिए जल्दी गुस्सा हो जाता है। मैंने कहा, मैं अभी यही कहने वाली थी कि आपके बड़े मियाँ छोटे लगते हैं, अगर दोनों भाइयों को साथ देख ले तो मोहित को ही बड़ा भाई समझेंगे। मोहित को मैंने पाला है, रोहित बेचारा दादी और बुआ लोगों की दया पर पला है, फर्क तो होगा ही। मतलब मैं समझाती हूँ, अब आप बिल्कुल नहीं बोलेंगी, भाभी ने बीना भाभी को चुप कराते हुए कहा। बात यह है शीतल कि रोहित बेचारा जन्म से ही, बल्कि जन्म के पहले से ही लापरवाही का शिकार रहा है। कैसे? मतलब पहले उसकी माँ की देखभाल ठीक से नहीं हुई, बाद में बच्चे की देखभाल भी ढंग से नहीं हो पाई,
उसका असर तो होगा ही ना। बीना भाभी चुप नहीं रह सकी, बोली, मुझे कितनी तकलीफ होती थी क्या बताऊं। एक बूंद पानी भी पेट में नहीं ठहरता था। घर में सास थी, ननद थी, पर किसी को सहानुभूति नहीं थी। मेरी हर तकलीफ को नखरा ही कहा जाता था। नंदे तो खैर उस समय लड़कियां थी, पर सास को तो खासा अनुभव था। उनका तो एक ही राग था, हमारे भी तो बच्चे हुए हैं, हमने तो कभी ऐसे चोचले नहीं किए, हमने तो कभी बेड रेस्ट नहीं किया। कभी कभी तो उनके बेटे को भी लगने लगता कि मैं कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हूँ। शुरू के दिनों में तो सभी को तकलीफ होती है, लोग भूल जाते हैं, वो बात अलग है। अरे, मुझसे किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता था। जरा सी महक से उबकाई आती थी, पर शाम की रसोई मेरे जिम्मे थी, तो मुझे ही बनानी थी। बड़ी मुश्किल से तो मैंने इनसे मिसरानी के लिए राजी किया था। गनीमत थी कि मिसरानी टिक गई, नहीं तो आया लोगों जैसा हाल होता। कैसा हाल? मैंने पूछा। छोटी से ही पूछ लो। बीना भाभी शायद थक गई थी, फिर भाभी ने कमान संभाली। अरे, पहले तो आया रखने के लिए ही मना कर रहे थे। हमें क्या बच्चे पालना नहीं आते? हमने क्या नौकरों के भरोसे बच्चे पाले हैं? 2 महीने तक तो सब ठीक रहा, ये घर में थी, पर जैसे ही इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, बच्चे की दुर्दशा शुरू हो गई। ये कॉलेज से लौट कर देखती, बच्चा गीले में सो रहा है, दूध की बोतल झूले में ही पड़ी है। कभी दूध बोतल में रखे रखे फट जाता है, कभी उसका समय निकल जाता है। दवाइयाँ तो समय पर कभी दी ही नहीं। गुस्सा भी आता, पर सास को कोई क्या कहे। फिर मैंने ही जिद करके आया रखी। बीना भाभी बोली, पर स्थिति जो की तो, उससे दूसरे 100 काम कराए जाते। आया को मैंने एक बार डांट दिया तो बोली कि माताजी हमें दूसरे कामों में उलझा देती है, हम क्या करें, आप कहो तो मना कर दे। और उसने सचमुच एक दिन मना कर दिया। बाप रे, क्या तो हंगामा हुआ। मेरी भी पेशी हुई, आखिर उसे निकालना ही पड़ा। फिर तो एक सिलसिला ही शुरू हो गया। हर 2 महीने में नहीं आया। कभी उसकी बदतमीजी की शिकायत होती, कभी उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता। घर की बड़ी थी अम्मा जी, सो उनकी बात पर भरोसा ना भी हो तो मान तो रखना ही पड़ता था। 5 सालों में मैंने कम से कम 25 आया बदल ली थी। क्या बात करती हैं? फिर बच्चा उन लोगों से हिलमिल कैसे जाता था? हिलता मिलता कहाँ से, वह तो रोज नए चेहरे देखकर बिदकता था। दिन भर दादी या बुआ की गोद में चढ़ा रहता। उन्हें कहने को हो जाता कि तनख्वाह तो आया लेती है और टांगना हमें पड़ता है। चिड़चिड़ा और रोतला हो गया था रोहित। उसे चुप कराने के लिए हाथ में कुछ भी पकड़ा दिया जाता, जिससे उसका पेट खराब हो जाता। जुकाम तो कभी ठीक होता ही नहीं था। ऐसे में आपका नौकरी करना तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा। अरे, मैं तो बार बार कहती थी मुझे नौकरी छोड़ने दो, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। पर ये हर बार हाथ जोड़ लेते, कहते कि मेरी बहनों की शादी हो जाने दो, फिर चाहे दूसरे दिन घर बैठ जाना। और आपने वही किया। बिल्कुल। 6 महीने के अंतराल में जया छाया की शादियां हुई। मैंने जया की शादी के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया। जया की शादी में तो मैं भी आई थी, मैंने कहा। फिर कुछ दिन माँ के पास रही थी। जब आपके इस्तीफे की चर्चा चली तो चाची जी ने माँ से पता है क्या कहा था? इतने दिन तक घर में 2-2 नौकरानियां थी, इसलिए गाड़ी चल रही थी। अब किसके भरोसे नौकरी करेगी? हाँ, उन्होंने तो यही प्रचारित किया था, लेकिन ये बहुत नाराज हुए थे। बोले, तुमसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, देख तो रही हो गले तक कर्ज में डूबा हुआ हूँ। पर मैंने परवाह नहीं की, कह दिया कि तुमने अपनी बहनें ब्याह ली, अब मुझे अपने बच्चे पाल लेने दो। उस समय मोहित की भी आहट मिल चुकी थी। बस तय कर लिया था कि जब तक छोटा 10 साल का नहीं हो जाता मैं घर नहीं छोड़ूंगी। भाभी बोली, शीतल, उन 10 सालों में इन्होंने क्या मेहनत की है, तुम देखती तो आश्चर्य करती। सुबह से शाम तक ट्यूशन करती थी, रात रात भर जागकर गाइड बुक्स लिखती थी,
नौकरी से ज्यादा मेहनत कर रही थी। क्या करती छोटी, खर्चे तो किसी तरह पुराने ही थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मैं घर पर थी। जिस समय मेरे बच्चों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उनके पास थी। नौकरी की मुझे चिंता नहीं थी। जानती थी कि जब करना चाहूंगी मुझे मिल ही जाएगी। गली गली में कॉलेज खुल गए हैं। चलिए, आपका श्रम सार्थक हो गया। बच्चे आपके लायक निकल गए। हाँ, लेकिन शरीर तो जवाब दे गया ना। कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनकर हम लोग चुप हो गए। प्रमोद भैया लौटकर आ गए थे। उन्हें देखते ही हम लोग उठ खड़े हुए। अब अपना चार्ज संभालिए, हम लोग चलते हैं। कल जा रही हो? उन्होंने पूछा। हाँ, इसलिए तो मिलने चली आई। अच्छा किया, भाभी बोली। अगली बार आओ तो शायद मुलाकात ना होगी। क्यों? आप कहाँ जा रही हो? और ऐसे कैसे चली जाओगी? बेटों की शादी नहीं करोगी? और मेरा नेक देना नहीं भूलना, मैं वसूल करने आऊंगी। चलो, ऐसा ही सही। भाभी हंस दी, बड़ी करुणा उदास फीकी हंसी। मेरा मन ममता से भर आया। उस क्षण मैंने अंतर मन से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस औरत को तूने अपार कष्ट दिए हैं, शारीरिक भी मानसिक भी। कुछ तो सुख के पल इसकी झोली में डाल, इसका हक बनता है। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी मेरे कत्ल में तुम्हारा हाथ था।